नमस्कार। आज हम टैब्लो पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कई सारे लेख, गाइड और ट्यूटोरियल्स हैं, तो आज कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये टैब्लो आखिर है क्या, क्यों इस्तेमाल होता है, और हाँ, इसके कुछ ज़रूरी पहलू जैसे डेटा कनेक्शन और डैशबोर्ड डिज़ाइन। जरूर। देखिए, टैब्लो है ना, असल में डेटा को आंखों के सामने लाने, उसे विजुअली समझने का एक बहुत पावरफुल जरिया है। मतलब ये कच्चे मुश्किल आंकड़ों को लेता है और उन्हें खूबसूरत, समझने लायक विजुअल्स में बदल देता है। और सबसे बड़ी बात, बिना ज्यादा कोडिंग के। अच्छा। हाँ, और इसकी शुरुआत भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च प्रोजेक्ट से हुई थी। काफी दिलचस्प सफर रहा इसका। कमाल है। तो ये हुआ एक विजुअलाइजेशन टूल, खासकर बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब बीआई के लिए, है ना? बिल्कुल। बीआई यानी डेटा का इस्तेमाल करके बेहतर कारोबारी फैसले लेना। और मैंने पढ़ा कि इसका ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस इसे काफी पॉपुलर बनाता है। हाँ, बिल्कुल। वो इस्तेमाल में बहुत आसान है। अच्छा। और 2019 में सेल्सफोर्स ने इसे खरीद लिया था। उसका क्या असर हुआ? वो एक बड़ा डेवलपमेंट था शायद। हाँ, वो अधिग्रहण काफी अहम था। और वहीं पे ना टैब्लो सीआरएम, जिसे अब वो लोग सीआरएम एनालिटिक्स कहते हैं, इसके बीच का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। सीआरएम एनालिटिक्स। ये अलग है। हाँ, देखिए, सीआरएम एनालिटिक्स जो है वो पूरी तरह सेल्सफोर्स में इंटीग्रेटेड है। मतलब सेल्सफोर्स के अंदर ही काम करता है, एनस्टाइन एआई का इस्तेमाल करता है। और ये खास तौर पर सेल्सफोर्स की डेटा से इनसाइट्स निकालने के लिए ही बना है। अच्छा। तो फिर जो असली टैब्लो है, या जिसे हम सिर्फ टैब्लो कहते हैं, वो किसके लिए है? टैब्लो का कैनवास कह लीजिए ज्यादा बड़ा है। उसे कंपनियां अपने सर्वर पर, मतलब ऑन प्रेमाइसेस या फिर क्लाउड पर कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये सिर्फ सेल्सफोर्स डेटा तक ही सीमित नहीं है। ये कंपनी के अलग अलग हिस्सों से आने वाले हर तरह के डेटा के लिए एक ज्यादा व्यापक बीआई समाधान है। समझ गई। हाँ, तो इसलिए सेल्सफोर्स वाले समाधान को सीआरएम एनालिटिक्स कहना ज्यादा सही है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये अंतर समझना वाकई बहुत जरूरी था। शुक्रिया। अब बात करते हैं डेटा से कनेक्ट करने की। स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि टैब्लो लगभग कहीं से भी डेटा खींच सकता है। हाँ, ये इसकी एक बड़ी खूबी है। मतलब आपकी सिंपल एक्सेल फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, अच्छा। या फिर बड़े डेटाबेसेस जैसे एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, या फिर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, अमेज़न रेडशिफ्ट, गूगल बिग क्वेरी, सबसे जुड़ जाता है ये। कमाल है। बिल्कुल। और ये लचीलापन ही इसे इतना ताकतवर बनाता है। लेकिन एक बात है, सिर्फ कनेक्ट करना काफी नहीं होता। स्रोतों में यह भी बताया गया है कि आपको ये देखना होता है कि डेटा कहाँ है, उसकी हालत कैसी है, मतलब कितना साफ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और हाँ, सिक्योरिटी का पहलू भी बहुत जरूरी है। सही कहा। एक और चीज जो मुझे काफी दिलचस्प लगी, वो है वेब डेटा कनेक्टर्स। आप सीधे वेबसाइटों से लाइव डेटा खींच सकते हैं। सच में? हाँ, लाइव डेटा वेबसाइट्स। हाँ, सोचिए। वेब की जानकारी सीधे आपके एनालिसिस में। वाह। तो ठीक है, डेटा आ गया जी। अब उसे दिखाना है। यहीं पर वर्कशीट, डैशबोर्ड और स्टोरीज की बात आती है ना? बिल्कुल। ये टैब्लो के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे हैं, मान लीजिए। वर्कशीट वो जगह है जहां आप एक सिंगल विजुअलाइजेशन बनाते हैं, जैसे कोई बार चार्ट या नक्शा। ओके। फिर डैशबोर्ड आता है। यहां आप कई सारी वर्कशीट को एक साथ लाते हैं, एक स्क्रीन पर, ताकि एक बड़ी तस्वीर दिखे, कहानी का एक हिस्सा दिखे। और फिर होती हैं स्टोरीज। ये आपको इन विजुअल्स और डैशबोर्ड्स को एक क्रम में, एक नैरेटिव की तरह पेश करने देती हैं, जैसे एक प्रेजेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा। और एक अच्छा डैशबोर्ड बनाना, वो भी अपने आप में एक कला है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। सिर्फ डेटा डाल देना काफी नहीं है। सही कहा, बिल्कुल नहीं। एक टिप जो मुझे अच्छी लगी वो थी सवालों से शुरुआत करें। मतलब डैशबोर्ड का टाइटल सिर्फ सेल्स रिपोर्ट ना हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जैसे कौन से प्रोडक्ट्स की बिक्री सबसे तेजी से बढ़ रही है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इससे यूजर को फोकस मिलता है कि उसे देखना क्या है। और डिजाइन को साफ रखना, मतलब क्लटर, जो बेवजह की चीजें हैं उन्हें हटाना। हाँ, क्लटर हटाना। स्क्रीन स्पेस का सही इस्तेमाल करना। और ऊपर की तरफ ना कुछ समरी टाइल्स देना अच्छा रहता है, जो मुख्य आंकड़े हैं बड़े नंबर्स में, ताकि पहली नजर में ही मेन पॉइंट्स पता चल जाएं। लेआउट भी जरूरी है ना? जैसे हम पढ़ते हैं ऊपर बाएं से नीचे दाएं, उसी तरह जानकारी को लगाना। बिल्कुल, वो पढ़ने के फ्लो के लिए जरूरी है। और रंगों का इस्तेमाल, बहुत ज्यादा रंग भटका सकते हैं। सीमित और मतलब के साथ रंग इस्तेमाल करें।
और देखिए, अगर किसी को ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हर चीज़ स्क्रीन पर भरने की ज़रूरत नहीं है। आप टूल टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिल थ्रू का ऑप्शन दे सकते हैं, जहां क्लिक करके यूजर और गहराई में जा सके। मकसद सिर्फ डेटा दिखाना नहीं है, उसके जरिए कहानी बताना है। सही बात है। अच्छा, एक सवाल जो लगभग हमेशा उठता है वो है टैब्लो और पावर बीआई की तुलना। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? हाँ, ये सवाल तो आता ही है। देखिए, दोनों ही बेहतरीन टूल हैं और पावर बीआई यकीनन एक बहुत मजबूत प्रतियोगी है टैब्लो का। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि टैब्लो शायद बहुत बड़े डेटा सेट को हैंडल करने और कस्टमाइजेशन के मामलों में थोड़ा बेहतर है। उसकी विजुअलाइजेशन क्षमताएं काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा। दूसरी तरफ पावर बीआई का माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम जैसे एक्सेल, एज्योर वगैरह, उनके साथ इंटीग्रेशन बहुत शानदार है और अक्सर कीमत के मामले में ये थोड़ा कम पड़ता है। तो फिर फैसला कैसे किया जाए कि कौन सा टूल बेहतर है? देखिए, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी कंपनी या टीम की ज़रूरतें क्या हैं, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज कैसी हैं, और हाँ, बजट कितना है। जो एक के लिए सही है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी सही हो। संदर्भ बहुत मायने रखता है। ठीक है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, टैब्लो डेटा को देखने और उसके साथ इंटरैक्ट करने का एक शक्तिशाली तरीका है और ये कई अलग-अलग स्रोतों से जुड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि टैब्लो और सेल्सफोर्स का सीआरएम एनालिटिक्स अलग-अलग ज़रूरतें पूरी करते हैं और एक प्रभावी डैशबोर्ड डिज़ाइन डेटा से सही मायने निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में, टूल का चुनाव, चाहे वो टैब्लो हो या पावर बीआई, हमेशा आपकी विशिष्ट ज़रूरतों पर ही निर्भर करेगा। बहुत बढ़िया। तो टैब्लो पर ये गहरी चर्चा हमें डेटा विजुअलाइजेशन की दुनिया की एक अच्छी झलक देती है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं सबके लिए। ये जो विजुअलाइजेशंस हैं, ये डेटा को समझना तो आसान बनाते हैं, पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि डेटा जिस कहानी के जरिए दिखाया जा रहा है, वो कहानी हमारी समझ को असल आंकड़ों से ज्यादा प्रभावित कर दे? सोचने वाली बात।